अब हम अपना लेक्चर रिकॉर्ड करने लगे हैं, लेक्चर नंबर 4 गैसियस एक्सचेंज फॉर द 10th क्लास। हम लोगों ने अब तक पढ़ा है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट पढ़ा है, गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन बींग्स पढ़ा है, उसके बाद हमने ब्रीदिंग का मैकेनिज़्म पढ़ा है, फिर हमने ये पढ़ा है कि ब्रीदिंग कैसे कंट्रोल होती है, और कंपैरिजन पढ़ा है इनहेल्ड एयर में और एक्सहेल्ड एयर में। ठीक है, अच्छा अब हम आगे बढ़ने लगे हैं। अब हमारे डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। कोई भी ऑर्गन सिस्टम हो उसमें कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई ख़राबी ज़रूर आ जाती है। ठीक है, तो इन्हीं ऐसी डिसऑर्डर्स जो कि रिलेटेड हो रेस्पिरेटरी सिस्टम से, उनको हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कहते हैं। अब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की जो मेन काज होती है वो हमारी बढ़ती हुई पोल्यूशन है। बेसिकली अगर हम देखें तो हम सांस के ज़रिए हम सांस लेते हैं, तो जो हमारी एयर पोल्यूशन है वो मेन कॉज है हमारी जो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की। ठीक है, बढ़ती हुई कंसंट्रेशन पोल्यूटेंट्स की हमारी एयर में जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो है वो उसमें जो है ख़राबी पैदा करती है, उसको हार्म करती है। तो ऐसे डिसऑर्डर्स जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो है रिलेटेड हो उसको हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कहते हैं, और उनकी मेन काज जो है हमारी एयर पोल्यूशन है। सबसे पहले अब हम जो है ना बारी बारी देखते जाएंगे। आपकी बुक में दी हुई हैं 4 से 5 दी हुई हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। सबसे पहले आपकी आती है ब्रोंकिट्स। ब्रोंकिट्स है क्या? ब्रोंकिट्स है बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी एंड दी ब्रोंकियोल्स। मतलब आपके जो एयर पैसेज में ब्रोंकी है जो कि आपके लंग्स में एंटर होती है और फिर रीडिवाइड हो जाती है ब्रोंकियोल्स में, ये बेसिकली उनकी इन्फ्लेमेशन है, वो थोड़ी स्वेल हो जाती है, सूज जाती हैं, और फिर क्या होता है उनमें म्यूकस प्रोडक्शन होती है, जिसकी वजह से आपका एयर पैसेज जो है वो थोड़ा सा तंग हो जाता है और आपको सांस लेने में थोड़ी सी ना डिफ़िकल्टी होती है। अब क्या होता है, इसकी जो मेन काज है ना, इसका कास्टिव एजेंट है। कभी कभी बैक्टीरिया हो जाता है, कभी वायरसेस हो जाते हैं, और मोस्टली जो है ना इसका टोबैको स्मोक की वजह से हमारे मतलब जो लोग तंबाकू नोशी करते हैं उनमें ये ज़्यादातर पाई जाती है, क्योंकि इसके कास्टिव एजेंट में टोबैको स्मोक का एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इसकी बेसिकली 2 टाइप्स हैं। एक बहुत ज़्यादा सीरियस वाली है जिसमें मतलब काफ़ी नुकसान होता है ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स का। दूसरा आपकी इतनी सीरियस नहीं है। जो सीरियस नहीं है उसको हमने यहाँ पर नेम दिया, कैटेगराइज किया हुआ है अक्यूट एंड देन क्रोनिक। अक्यूट में क्या होता है, ये 2 से 3 हफ्तों के दरमियान ठीक हो जाती है और पेशेंट का इतना एज सच कोई नुकसान नहीं होता उसके एयर पैसेज का, मतलब उसके ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकी का इतना कोई एज सच नुकसान नहीं होता और ये जल्दी रिकवर हो जाती है। लेकिन इसके दूसरी तरफ अगर हम क्रोनिक को देखें तो क्रोनिक को ठीक होने में बहुत ज़्यादा आपको अरसा रिक्वायर्ड है। ज़्यादातर ये जो है कभी कभी ये 3 महीनों में भी ठीक हो जाती है, लेकिन अगर ज़्यादा ही लंबा बहुत सीरियस है तो ये जो है ये 2 सालों के अंदर ठीक होगी, और ये 45 साल या 45 साल से उम्र के बड़े लोगों में जो है ना ये पाई जाती है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसके सिम्टम्स सबसे पहला आपका कफ आ जाता है, आपको खांसी होती है। दूसरा माइल्ड वीजिंग। माइल्ड वीजिंग क्या है, आप जब सांस लेते हो तो हल्की सी सीटी की आवाज़ आती है, फिर आपको बुखार रहता है, और क्योंकि आपका एयर पैसेज इस डिसऑर्डर में जो है वो नैरो हो जाता है, उसकी नैरोइंग की वजह से आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। यहाँ तक आपका ब्रोंकिट्स जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आ जाता है आपका एम्फिसीमा। ठीक है, एम्फिसीमा भी एक जो है ना वो डिसऑर्डर है जिसमें आपकी जो एल्विलाई की वॉल्स है ना, असल में उनको नुकसान होता है। अब एल्विलाई की जब वॉल्स को नुकसान होता है ना, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ गैसियस एक्सचेंज जो है वो ना कम हो जाता है। मतलब कम सरफेस एरिया में हमारा गैसियस एक्सचेंज होता है, और क्या होता है हमारे लंग्स के जो टिश्यूज़ हैं ना वो ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। अब जब लंग्स के टिश्यूज़ ब्रेक होते हैं ना, तो नुकसान हमें ये होता है कि जब हम इनहेलेशन के बाद एक्सहेल करते हैं ना एयर, तो हमें पता है क्योंकि लंग्स एक्सपैंड करते हैं इनहेलेशन में, और एक्सहेलेशन में उन्होंने वापस अपनी जगह पर आना होता है, उनका साइज़ दोबारा से नॉर्मल होना होता है। लेकिन इसमें एम्फिसीमा में क्या होता है, लंग्स के टिश्यू के ब्रेकडाउन की वजह से, उनके डैमेज होने की वजह से होता ये है कि हम जब एक्सहेल कर भी देते हैं ना एयर, तो हवा हमारे लंग्स में ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से हमें दिक्कत होती है सांस लेने में। ठीक है, हमारा सांस फूलता है। अब इसकी जो है सिम्टम्स कौन कौन से हैं, इसके सिम्टम्स में भी कफ आ जाती है, फिर आपके पास फटीग आ जाती है, आपको थकावट महसूस होती है, रिपीटेड आपके पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते रहते हैं, आपको बार बार जो है ना रेस्पिरेशन की जो है ना वो प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, आपको रेस्पिरेटरी
सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी डिसऑर्डर्स हैं वो रिपीट होती रहती हैं। फिर क्या होता है, आपके पास 50 to 70% आप अपने लंग्स को मतलब लॉस्ट कर देते हो, आपके टिश्यूज़ ज़ाया हो जाते हैं। इनकी वजह से क्या होता है, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है और आपके पास पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड होती है, जो कि सीरियस प्रॉब्लम्स काज करती हैं। जब तक हमारे ब्लड में एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ का ऑक्सीजन मौजूद होनी ज़रूरी होती है, लेकिन इसकी वजह से जो है ना हमारे पास ब्लड की पुअर ऑक्सीजनेशन होती है, हमारे पास ब्लड के पास इतना जो है वो इतनी सफिशिएंट ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाती, और क्या होता है, हमें इसके सीवियर किस्म के नुकसान होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे पास नमूनिया। नमूनिया एक इन्फेक्शन है, ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है नमूनिया। अब अगर नमूनिया एक लंग को इफ़ेक्ट करे तो हम उसको सिंपल नमूनिया कहेंगे, लेकिन अगर वो दोनों लंग्स को इफ़ेक्ट कर दे तो हम उसको नेम दे देंगे डबल नमूनिया का। ठीक है, डबल नमूनिया का। अब इसकी भी कोई कास्टिव एजेंट है। इसका कास्टिव एजेंट बेसिकली क्या है, एक बैक्टीरिया है जिसको हम नाम देते थे स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया कभी कभी मोस्टली इस बैक्टीरिया की वजह से नमूनिया होता है, कभी कभी ऐसा होता है किसी वायरस की वजह से, और कभी किसी फंगल इन्फेक्शन की वजह से आपको नमूनिया हो सकता है। अब नमूनिया में क्या होता है, ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ये हमारी ना रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर हो जाते हैं और हमारे लंग्स में सेटल डाउन हो जाते हैं। हम ये क्या करते हैं, ये हमारे ना इसमें शेल्टर ले लेते हैं और इधर ही रहना शुरू कर देते हैं, और बदले में हमें हार्म करना शुरू कर देते हैं। अब हार्म क्या करते हैं, हमारे जो है ना लंग्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं, और पस की प्रोडक्शन हमारे जो है ना लंग्स में स्टार्ट हो जाती है। अब पस जब प्रोड्यूस होती है तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होती है। अब इसकी जो सिम्टम्स है ना वो बाकी सबसे मिलते जुलते हैं। ठीक है, मोस्टली यही है कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जितने भी हैं ना, इनके सिम्टम्स आपस में कहीं ना कहीं मैच ज़रूर होते हैं। अब पहला इसका है, आपके पास फीवर है, आपको बुखार होता है, शिवरिंग, आप कपकपाते हो, आपको कपकपाहट महसूस होती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास बलगमी खांसी होती है आपको। ठीक है, कफ होती है जिसमें आपको बलगम प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, आपको सांस लेने में, जब आपके लंग्स में क्या कहते हैं पस होगी, आपको सांस लेने में ऑटोमेटिकली दिक्कत होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आपका स्किन का कलर चेंज हो जाता है। जो पेशेंट होता है ना, उसका स्किन का कलर चेंज हो जाता है। किस वजह से, उसका कलर जो है ना पर्पलिश होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह ये होती है क्योंकि हमें पता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, जब हमें ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलती तो हमारी बॉडी का कलर ना पर्पल होना, ब्लू सा होना शुरू हो जाता है। तो पर्पलिश इसकी पेशेंट की स्किन का कलर हो जाता है। अब यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट बताया हुआ है। इसका ट्रीटमेंट है कि आपकी वैक्सीनेशन होती है, आप एंटीबायोटिक्स लेते हो, तो ये इसका ट्रीटमेंट है। अब आ जाते हैं हमारे पास एस्थमा पे। एस्थमा में क्या कहता है, एस्थमा में ये बताता है कि एस्थमा जो है ना एक एलर्जिक डिसऑर्डर है। इसमें ये नमूनिया इन्फेक्शनस है। ठीक है, ये इन्फेक्शनस है, इसमें इन्फेक्शन होती है किस वजह से, किसी स्पेसिफाइड ऑर्गेनिज्म की वजह से। लेकिन ये एक एलर्जी है, एलर्जी किसी भी चीज़ से हो सकती है। जिस एलर्जी बहुत टाइप की होती है, किसी को स्किन की होती है, किसी को आइज़ की होती है। तो यहाँ पर हम एस्थमा जो है ना, ये एलर्जी है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। अब इसमें क्या होता है, इसमें ना कुछ जो है ना ब्रोंकिट्स की खसूसियात मौजूद हैं। क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी होता है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस हो जाता है, आपकी जो है एयर पैसेज जो है ना वो थोड़ा सा नैरो हो जाता है। सेम इस जैसी है। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें पेशेंट इस एलर्जी की वजह से ना कुछ चीज़ों का ना बहुत सेंसिटिव हो जाता है, उनको हम एलर्जेंस का नेम दे देते हैं। मतलब जिन चीज़ों की वजह से हमें एलर्जी होती है उनको हम नाम दे देते हैं एलर्जेंस का। ठीक है, अब कितने टाइप के एलर्जेंस होते हैं कि कुछ अस्थमा के पेशेंट को जो है वो डस्ट से एलर्जी होती है, कुछ को स्मोक से होती है, कुछ को परफ्यूम से हो जाती है, और कुछ को पोलन से। कि जब स्प्रिंग का सीज़न स्टार्ट होता है ना, तो उन लोगों को सांस लेने में, क्योंकि पोलन स्प्रेड हुआ होता है हमारी सराउंडिंग में, पोलिनेशन हो रही होती है, तो क्या होता है कि इस वजह से जो है ना पेशेंट को सांस लेने में ना दिक्कत होती है। अब क्या है, इसके सिम्टम्स भी यही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, विजिंग, आपको क्या होता है, आप सांस लेते हो तो सीटी की आवाज़ आती है, कफ होती है, और चेस्ट टाइटनेस होती है। ठीक है, चेस्ट टाइटनेस होती है कि जब आप एक्सपोज होते हो इन एलर्जन से तो आपको सीवियर किस्म की ना आपका ये सीना जकड़ जाता है। ठीक है, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। आप एक क्विक रिस्पॉन्स, जो पेशेंट होते हैं उसकी बॉडी जो है क्विक रिस्पॉन्स शो करवाती है कि उसको ना मतलब उसका जो सीना वो जकड़ रहा है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अब इसका
इसका ट्रीटमेंट ये है कि इसमें केमिकल्स, अब इसमें इन्हेलर्स यूज़ करते हैं हम, कि जब हमें सांस ना आए तो इन्हेलर्स यूज़ करते हैं। अब इन इन्हेलर्स में ना एक स्पेसिफाइड किस्म के केमिकल्स मौजूद होते हैं जो हमारी हेल्प आउट करते हैं ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स की डायलेशन में, क्योंकि हमें पता है कि क्या हो रहा है, हमारे पास नर्विंग ऑफ एयर पैसेज हो रहा है, एयरवेज जिस भी रास्ते से ब्रोंकियोल और ब्रोंकी से एयर गुजरती है वो रास्ते तंग हो रहे हैं। जब रास्ता तंग होगा तो सांस लेने में हमें दिक्कत होगी, हमें सांस नहीं आएगी। तो इन इनहेलर्स में ये स्पेसिफाइड किस्म के जो हैं वो हमारे पास केमिकल्स मौजूद होते हैं जो हमें हमारी ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करते हैं, उनका रास्ता थोड़ा सा खुला करते हैं ताकि हमें सांस लेने में आसानी हो। इसके बाद हम देखेंगे लंग कैंसर, वो भी आपकी रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर में आती है। स्टार्ट है। अच्छा जी, अब हम पढ़ रहे हैं आगे हमारा लंग कैंसर का, ठीक है। अब हमने अब तक पढ़ा है ब्रोंकेट्स, एम्फिसीमा और इसके अलावा नमोनिया और एस्थमा। अब हम करने लगे हैं लंग कैंसर। ये बहुत मतलब सब डिसऑर्डर से सीरियस डिसऑर्डर हमारे पास जो है लंग कैंसर है। अब लंग कैंसर में होता क्या है, बेसिकली कैंसर काज कैसे होता है। कैंसर काज हमारे पास ना हमारी जीन्स जो है ना ये कंट्रोल करती है सेल की डिवीज़न का। आप जो है पढ़ आए हैं 9th क्लास में, डिवीज़न ऑफ सेल्स का पढ़ाए हैं, और उसमें आपने डिसऑर्डर ट्यूमर का भी पढ़ा था कि कैंसर कैसे बनता है, ठीक है। तो क्या होता है, हमारी जीन्स जब कभी किसी वजह से ना अनकंट्रोल्ड, अगर उसका कंट्रोल नहीं रहता हमारी सेल डिवीज़न पे, तो क्या होता है हमारे पास कैंसर जो है, कैंसर की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो सेम हेयर यही कंडीशन है यहाँ पर। द अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल इन द लंग्स ऑफ टिश्यू इज नॉन एज ट्यूमर और अ लंग कैंसर। अब इसमें भी सिम्टम्स मैंने आपको पहले भी बताया, जितने भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं सब की जो है तकरीबन सिम्टम्स एक जैसी है। तो इसकी सिम्टम्स में एक सबसे पहला तो सिम्टम सब में कॉमन है ना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है। और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में क्या होता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम को नुकसान हो रहा होता है। तो क्या होता है, अल्टीमेटली हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और उसके बाद कफ खांसी वो वाली होती है जिसमें खून आता है, ठीक है। इस खांसी में जब भी किसी को लंग कैंसर होता है तो उसको जब खांसी होती है तो उस खांसी में उसके साथ खून आता है। वेट लॉस, उसका जो है ना वेट कम होना शुरू हो जाता है। अब इसकी काज क्या होती है, काज इसकी मुख्तलिफ हो सकती है। सबसे मेजर जो काज होती है ना वो कार्सिनोजेंस होते हैं। कार्सिनोजेंस ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कैंसर काजिंग होते हैं, ठीक है। वो केमिकल्स जो कि कैंसर काज करते हैं उन्हें कार्सिनोजेंस कहते हैं। स्पेशली ये कार्सिनोजेंस मौजूद होते हैं हमारे पास सिगरेट में, ठीक है। जो लोग सिगरेट की स्मोकिंग करते हैं उनमें जो है इसका चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि वो कार्सिनोजेन अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को खुद ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं, कि जिसके बदले उन्हें क्या होता है, लंग कैंसर होता है। अब क्या है दूसरी काज इसकी, आयनाइजेशन रेडिएशन। कुछ लोग जो कि आयनाइजेशन रेडिएशन की फील्ड से मतलब मेरे से रिलेटेड हैं, जिनको इस फील्ड में काम करना पड़ता है जहाँ पर उनके इर्द गिर्द रेडिएशंस होती हैं, तो क्या करती हैं ये रेडिएशन हमारे जीन के फॉर्मेट को चेंज कर देती हैं। और जब जीन का फॉर्मेट चेंज होता है तो मैंने आपको बताया जीन में ख़राबी होने की वजह से ही हमारे पास कैंसर होता है। तीसरी इसकी अहम वजह यह है कि ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। किसी किस्म की भी वायरल इन्फेक्शन हमारे पास लंग कैंसर की वजह बन सकती है, ठीक है। अब क्या है, अब इसका मैंने आपको बताया कार्सिनोजेंस की वजह से जो है लंग कैंसर होता है। तो स्मोकिंग का एक मेजर रोल है हमारे पास लंग कैंसर में। अब जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें रिस्क ऑफ लंग कैंसर काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन स्मोकर, कि जो स्मोकिंग नहीं करते उन लोगों से काफ़ी हद तक ज़्यादा जो है उनके पास ये चांस होता है कि उनमें लंग कैंसर पाया जाए, ठीक है। अब ये तो हो गया वो लोग जिन्होंने जो स्मोकिंग करते हैं, क्योंकि वो स्मोकिंग करते हैं कार्सिनोजेंस उनके अंदर जाते हैं तो उनमें चांस ज़्यादा होता है लंग कैंसर का। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग स्मोकिंग नहीं करते मगर उनमें तब भी लंग कैंसर पाया जा सकता है, वो भी किसी वजह से कार्सिनोजेंस की वजह से, ठीक है। वो किस तरह पॉसिबल है, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद स्मोकिंग नहीं करते हैं मगर ऐसे लोगों के इर्द गिर्द रहते हैं जो स्मोकिंग करते हैं। तो उस स्मोकिंग को जिसमें आप धुआं अपने अंदर लेके जा रहे हो किसी दूसरे की स्मोकिंग करने की वजह से, इस स्मोकिंग को हम नाम दे देते हैं पैसिव स्मोकिंग का। इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम एन अदर्स स्मोकिंग इज नॉन एज पैसिव स्मोकिंग, ठीक है।
अब क्या होगा, अब ये है कि कहा जाता है कि जो बर्निंग एंड होता है ना सिगरेट का, वहाँ से जो धुआं उठता है ना वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है एज़ कम्पेयर टू फिल्टर एंड के। आपने नोट किया होगा सिगरेट के एंड वाली साइड पर एक फ़िल्टर एंड लगा होता है जहाँ से जो है वो अंदर की तरफ इनहेल किया जाता है सिगरेट का धुआं। तो जो बर्निंग एंड होता है वहाँ से उठने वाला धुआं ज़्यादा ख़तरनाक होता है एज़ कम्पेयर टू एंड वाली साइड पर, ठीक है। फिल्ट्रेशन जो है फिल्टर एंड लगा होता है, वहाँ से जो आप धुआं खींचते हो वो ज़्यादा वो फिल्टर होके आपके पास आता है। लेकिन यहाँ पर कोई फिल्ट्रेशन का कोई सोर्स नहीं होता, तो ये डायरेक्ट धुआं उठता है, तो जो इर्द गिर्द वाले लोग होते हैं वो भी इफ़ेक्ट होते हैं। अब इसका जो है ना इसकी प्रिवेंशन, इसके लंग कैंसर की जो है ना आपकी बुक में ट्रीटमेंट नहीं दी हुई है। ट्रीटमेंट लंग का अब काफ़ी हद तक ट्रीटमेंट्स निकल आए हैं, लेकिन इसका ट्रीटमेंट समहाउ शायद पॉसिबल नहीं है अभी पाकिस्तान में। तो प्रिवेंशन इसकी क्या है, इसमें प्रिवेंशन ये है कि आप स्मोकिंग छोड़ दें। जब आपको नुकसान पता है, हम सबको नुकसान पता है कि स्मोकिंग का नुकसान ये है कि हमें सीवियर किस्म के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर के, जो कि हमें क्या करते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं और हमारे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है। आपको पता है जब सांस ही नहीं आप ले सकोगे तो आप कैसे जियोगे, ठीक है। तो क्या हमें छोड़ देनी चाहिए स्मोकिंग, ठीक है। दूसरा ये कि अगर कोई स्मोकर है, वो स्मोकिंग ऑलरेडी करता है और उसको अचानक से पता चलता है कि मुझे मतलब लंग कैंसर का मुझे चांस ज़्यादा है, तो उसको चाहिए वो छोड़ दे। अब क्या होगा, स्मोकिंग वजह से उसके कुछ एरियाज, कुछ पार्ट्स ऑफ लंग तो अल्टीमेटली जो है ना उसके डैमेज हो चुके होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आप स्मोकिंग करो और आपका कोई लंग का पार्ट डैमेज ना हो, डैमेज होता है, हमेशा होता है। लेकिन फिर क्या होता है, जब आप स्मोकिंग छोड़ देते हो तो ऑटोमेटिकली आपका वो जो है ना स्मोकिंग की वजह से जो डैमेज हुआ होता है ना वो जो है वो रिकवर हो जाता है, ठीक है। वो रिकवर हो जाता है और आपके लंग्स में मौजूद जितने भी टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं ना वो खुद ब खुद ना वक्त के साथ साथ रिमूव हो जाते हैं। तो यहाँ तक आपका जो है ना लंग कैंसर का वो कंप्लीट हो गया, आपका रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का जितना था वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर स्मोकिंग के हिसाब से दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान में स्मोकर्स की जो है, बल्कि पाकिस्तान में क्या ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत से लोग हैं जो कि स्मोकिंग करते हैं। अब स्मोकिंग के हमारे यहाँ पर ना कुछ बैड इफ़ेक्ट्स दिए हुए हैं। पहला बैड इफ़ेक्ट क्या है, कार्सिनोजन, ठीक है। पहला बैड इफ़ेक्ट ही यही है कि स्मोकिंग काज करती है हमारे पास लंग कैंसर, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या दिया हुआ है, लंग कैंसर एंड अदर हार्मफुल डिजीज़। इसकी वजह से आपको लंग कैंसर के अलावा और बहुत सी जो है ना वो लंग्स की ऐसी डिसऑर्डर्स हो सकती हैं जो आपके लिए फैटल साबित हो सकती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये आपकी स्मोकिंग जो है ना आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को भी कैंसर का मतलब लगा सकती हैं आराम से, ठीक है। ये इतनी ख़तरनाक है, मतलब स्मोकिंग करना इतना ख़तरनाक है कि ये आपके ना सिर्फ लंग्स को बल्कि दूसरे पार्ट्स को भी जो है ना वो डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। आपको रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। दूसरा ये कि हमें रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल टीबी, ठीक है, टीबी और नमूनिया, इसका चांस ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है उन लोगों में जिनको स्मोकिंग हो। फिर एक नुकसान ये है कि आपको टूथ लॉस हो जाता है, आपके दांत गिरना शुरू हो जाते हैं, आपके दांत कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक और जो है वो बैड इफ़ेक्ट है। दूसरा, आप सोसाइटी में जब आपको सोसाइटी में मूव करना है, आपको सोसाइटी के साथ चलना है। जब आप स्मोकिंग करते हैं ना, हमारे यहाँ स्मोकर्स को इतना अच्छा नहीं समझा जाता, ठीक है। तो अनएक्सेप्टेंस ऑफ सोसाइटी आपको फेस करनी पड़ती है। लोग आपको गलत निगाह, बुरी निगाह से देखते हैं कि ये तो बंदा स्मोकिंग करता है, ये अच्छा बंदा नहीं है। अच्छे बंदों में कैटेगराइज नहीं किया जाता उन्हें कि क्योंकि ये स्मोकिंग करते हैं। दूसरा, आर्टीरोस्क्लेरोसिस। अब क्या होता है, जब आप स्मोकिंग कोई भी शख्स स्मोकिंग करता है, उसका क्या होता है, इसमें हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे हीमोग्लोबिन को जो है वो क्या कहते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करती है, उसको डैमेज करती है। इस कदर डैमेज करती है कि हमारे पास हीमोग्लोबिन कैरियर होता है ऑक्सीजन का, ठीक है। हमारे और एल्वियोलाई से हीमोग्लोबिन का काम होता है, जो कि ब्लड में मौजूद होता है, कि वो ऑक्सीजन का कैरियर होता है, ऑक्सीजन को अपने ऊपर बैठा के जो सेल तक पहुंचाता है। तो हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी कम हो जाती है ऑक्सीजन को होल्ड करने की, ऑक्सीजन को बाइंड करने की, ऑक्सीजन का कैरियर बनने की उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। तो इसका अल्टीमेटली हमें नुकसान होता है। फिर इसका दूसरा नुकसान क्या है कि ये हमारे ना प्लेटलेट्स की जो है एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं हमारी ब्लड में। अब क्या करते हैं, ये उसकी अमाउंट को बढ़ा देते हैं। जब ये उसकी अमाउंट बढ़ जाएगी तो हमारा ब्लड विस्कस हो जाएगा और ब्लड को नालियों से गुजरने में जो है ना वो तंगी होगी। इस बीमारी को हम नाम दे देते हैं आर्टीरोस्क्लेरोसिस का। अब आ जाता है लंग कैंसर इन
पैसिव फॉर पैसिव स्मोकर। अब क्या है, आप खुद तो नुकसान कर ही रहे हो अपना, ठीक है, अपने लंग्स का तो नुकसान कर रहे हो, लेकिन साथ साथ आप अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी नुकसान कर रहे हो। जो स्मोकर्स हैं वो अपना ही ना नुकसान कर रहे होते, मगर मतलब अपनी फैमिली का, जो उनके साथ रहते हैं या उनके साथ जो उठते बैठते लोग हैं, उन सब का भी नुकसान करते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा है कि पैसिव स्मोकिंग का भी रोल है हमारे पास लंग कैंसर में। आप अपने साथ साथ इंसानियत का नुकसान कर रहे हो, ठीक है। तो स्मोकिंग इतनी बुरी चीज़ है। फिर क्या है हमारे पास, डैमेज ऑफ ब्रेन टिश्यूज़। ये हमारे ब्रेन टिश्यूज़ को डैमेज कर देता है, हमारे सोचने समझने की सलाहियत को कम कर देता है। जब तक आपका ब्रेन सही तरीके से काम नहीं करेगा, आप बाकी काम कैसे सर अंजाम दोगे। तो स्मोकिंग का इतने ज़्यादा हमारे पास जो है ना बैड इफ़ेक्ट्स हैं। फिर आपकी बुक में एक लास्ट पॉइंट ये दिया हुआ है कि वर्ल्ड टोबैको डे आपका मनाया जाता है 31 मई को। आलमी सतह पर ये दिन मनाया जाता है, जिसमें हम टोबैको के जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं वो डिस्कस करते हैं। अब आपका यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 1 गैसेस एक्सचेंज तकरीबन नहीं बल्कि मुकम्मल हो चुका है, जिसका हमने स्टार्ट लिया था सेलुलर रेस्पिरेशन से। फिर हमने पढ़ा गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट, फिर हमने पढ़ा जनाब गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन ब्रीदिंग का मैकेनिज़्म, और उसके बाद अब हमने डिसऑर्डर्स स्टडी करते हुए हम स्मोकिंग के बैड इफ़ेक्ट्स तक हम कंप्लीट करके हमने अपना ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों को मेरी अच्छे से समझ आई होगी। मैंने फुल एफर्ट की है, बहुत कोशिश की है कि मैं आपको ईज़ी से ईज़ी वे में समझा सकूं और आपको सही तरीके से सब कुछ समझ आ सके। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।